कल के बाद से ही कंटिन्यू करेंगे। कल 50 तक हुआ था। आज सेक्शनल जो टेस्ट है 100 प्रश्नों का है, तो 51 से 100 तक देखते हैं। कानून के समक्ष समानता और या विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 14 के तहत कानून का समान संरक्षण का तात्पर्य है कानून सबके लिए समान है, चाहे वह कोई भी हो। कानून समान लोगों पर समान रूप से लागू होगा। तो दोनों ही इसमें निहित हैं। राइट आंसर सी होगा। समान लोगों में समानता का व्यवहार होगा, असमान लोगों में समानता का व्यवहार ये न्यायपूर्ण नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई दौड़ की प्रतियोगिता है और ये है लखनऊ, ये है इलाहाबाद, और एक व्यक्ति को आप लखनऊ से दौड़ा रहे हो, दिल्ली तक जाना है, और एक व्यक्ति इलाहाबाद से दौड़ करेगा, आप कहो कि वो लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ेगा और दूसरा व्यक्ति मिस्टर ए जो है इलाहाबाद से दिल्ली तक दौड़ेंगे, तो क्या होगा? ये असमान में आप समानता का व्यवहार कर रहे हो, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। न्यायपूर्ण तब होगा जब इनको कुछ देर रोके रहिए और इनको लखनऊ तक ले आइए, इनको सुविधा दीजिए, लखनऊ तक आएँ और फिर दोनों की दौड़ साथ साथ लगवाइए। यही आरक्षण का जो औचित्य है वो यही है कि पहले जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं, हालांकि विशेषाधिकार किसी को मिला नहीं है, उसमें भी बहुत सारी डिविजन्स हैं, बहुत सारी असमानताएं हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो वंचित रह गए हैं अपने सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से, उनको सुख सुविधाएं, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें सामाजिक आर्थिक रूप से, और उसके बाद फिर कॉमन व्यवहार, फिर समानता का व्यवहार उनमें किया जाए। हालांकि अब आरक्षण भी अपने औचित्य से पूरी तरह से भटक चुका है। जिनको मिलना चाहिए था वास्तव में मिला नहीं है, और वो कुछ विशेष जातियों तक सीमित रह गया, हर किसी का ये मानना है। लेकिन वही बात है कि जिसको सुविधा मिलेगी वो छोड़ेगा नहीं, जिसे नहीं मिलेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसी की लड़ाई है। लेकिन वास्तव में जो औचित्य था, बड़ा विचार था इसके पीछे, वो राजनीति के कारणों से वो बहुत पीछे छूट गया है। ठीक है, अब चर्चा मुख्य मुद्दे की न होकर सिर्फ इस बात की होती है कि आरक्षण मिले अथवा न मिले, जबकि चर्चा इस बात की होनी चाहिए जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी, उन तक कैसे पहुँचे। आज भी 70 वर्षों 75 वर्षों में उन तक नहीं पहुँच पाया है। तो ये दोनों ही चीज़ें निहित हैं। विधि का शासन जो शब्द है, इसके अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दोनों चीज़ें आती हैं। विधि के समक्ष समता ये बात कहती है कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वह कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए कानून समान है। कानून ये नहीं देखेगा लागू होने के पहले कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन कैसा है, वो सब पे समान रूप से लागू होगा। लेकिन विधि के समान संरक्षण ये वह अवधारणा है जो विधि के समक्ष समता की अवधारणा को पूर्ण करती है, इसकी पूरक अवधारणा है। अर्थात विधि के समान संरक्षण के बिना विधि के समक्ष समता, इसकी अवधारणा कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। अर्थात समानता का व्यवहार करने के लिए सबसे, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, सबसे पहले उसे आप इलाहाबाद से लखनऊ पहुंचाएंगे, तब दौड़ शुरू करवाइए। तो थोड़ी सी असमानता आपको करनी पड़ेगी, और वो युक्त होनी चाहिए। जिसको ज़रूरत है उसको ऐसी सुविधा प्रदान करके आप लखनऊ ले आओ। ऐसा नहीं कि जो लखनऊ में उसको दिल्ली पहुंचा दो पहले, फिर दौड़ शुरू करवाओ, वो भी गलत होगा। तो जो ये भेदभाव होना चाहिए वो युक्त होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, अतार्किक या मनमाना पूर्ण नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के यह बात है। तो राइट आंसर 1 और 2 इसका होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। संविधान में अस्पृश्यता शब्द को अनुच्छेद 17 के तहत परिभाषित किया गया है। देखिए, पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता को निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। ये एक नकारात्मक अधिकार है, नकारात्मक
संदर्भ में कि जो राज्य है और जो नागरिक हैं जो अस्पृश्यता करते हैं, जो अस्पृश्यता के पक्ष में हैं, उनके लिए नकारात्मक अवधारणा है, लेकिन जिनके अगेंस्ट अस्पृश्यता का व्यवहार होता है उनके लिए सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, बात समझिएगा इस चीज़ को। तो हमेशा नकारात्मक नहीं हो सकता है, जिसको मिल रहा है उसके लिए तो सकारात्मक है, उसको मिलना ही चाहिए। तो संविधान में अस्पृश्यता शब्द का अनुच्छेद 17 के तहत परिभाषित किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात है, निषेध की बात है इसमें। तो राइट आंसर केवल ए होगा। तो राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रवेश के संबंध में कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। तो आपको पता है अनुच्छेद 15(4) पढ़ेंगे तो ये प्रावधान आपको मिलेगा। बाद में अनुच्छेद 15(5) को जोड़ दिया गया 2005 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी इसके दायरे में लाया गया। बाद में एक और 15(6) जुड़ा जिसमें EWS को भी इसमें लाया गया। तो इस तरीके से वर्तमान में 15(4), 15(5), 15(6) में ये अवधारणा आपको देखने को मिलेगी। तो वो सही है। अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, अपितु अनुच्छेद 17 में इसको निषिद्ध किया गया है, और कोई भी अगर अस्पृश्यता करता है तो उसको अपराधी माना जाएगा उसका, और उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और उसको बाद में फिर SC/ST एक्ट के रूप में आप एट्रोसिटी एक्ट के रूप में जानते हैं, जो कि इनको सुरक्षा प्रदान करता है इस तरह के व्यवहारों से। लेकिन अस्पृश्यता शब्द को यहाँ पर परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल करने के लिए कानून अदालतों द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की व्याख्या की गई है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आपको विभिन्न प्रकार के 6 यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार देखने को मिलेंगे। इन अधिकारों पर ये अधिकार अनियंत्रित प्रकार के नहीं हैं, इन पर नियंत्रण लगाया गया है। इस पे जो है इन अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रावधान इसी अनुच्छेद में आपको देखने को मिल जाएंगे, इन्हीं के अनुषंगी। तो सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार हर किसी को है, ये न्यायालय ने कहा है, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मौन रहने की स्वतंत्रता, जिस तरह से किसी को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है, इसी तरह मौन रहने का भी किसी व्यक्ति को अधिकार है। किसी को जबरदस्ती बोलने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। हड़ताल का अधिकार को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया है विभिन्न फैसलों में अपने, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा क्या है? किसी समाचार पत्र पर पूर्व सेंसरशिप लगाने का अधिकार, पूर्व सेंसरशिप लगाने के खिलाफ अधिकार। यहाँ लगाने के विरुद्ध कोई समाचार पत्र पर अगर पूर्व सेंसरशिप कोई लगा दे बिना उसको छपे, तो उसके अगेंस्ट ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, तो ये 1, 2 और 4 राइट आंसर होंगे इसके। ठीक है, तीसरा वाला ये अवैध होगा, हड़ताल नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल के द्वारा नहीं। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर बी वाले होने चाहिए। हाँ, तो इस संदर्भ में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल हैं अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों को प्रचारित करने का अधिकार, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग नहीं कर सकते किसी का, प्रसारण का अधिकार, अर्थात सरकार आपको कुछ प्रसार करने से, अपने विचारों को रखने से, उसको प्रसारित करने से नहीं रोक सकती है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, मौन की स्वतंत्रता, किसी समाचार पत्र पर पूर्व सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध अधिकार। हाँ, विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन या धरने का अधिकार तो है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। हड़ताल को, कामबंदी को जो है उसको अवैध घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को बिना किसी प्रतिबंध के
देश के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है। दूसरा है सभी नागरिकों को कोई भी पेशा करने या कोई व्यवसाय, वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में है। वाक स्वतंत्र, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी है। इसमें 19 अनुच्छेद 19 का जो खंड 1 है, इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, जिनमें अब च नहीं रहा, तो इस तरह से क, ख, ग, घ, अंग और छ, ये 6 अधिकार हैं। और इन 6 अधिकारों पर 2, 3, 4, 5 और 6 ये प्रतिबंध लगाए गए हैं कि ये जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो अनियंत्रित नहीं है, इन पर नियंत्रण किया गया है, निर्विज्ञताएं इसमें लागू हैं। तो यहाँ पर जो पहली बात कह रहा है कि आवागमन की स्वतंत्रता, तो क में क्या है? वाक स्वतंत्र, बोलने की स्वतंत्रता, अव्यक्त की स्वतंत्रता। ख में क्या है? शांतिपूर्वक और निरायुध, बिना आयुध के कोई सम्मेलन किया जा सकता है। तीसरा ग क्या है? संगम या संघ या जो 97वां संविधान संशोधन हुआ तो सहकारी समिति, तो संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। घ वाले में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध संचरण का अधिकार। अंग वाले में क्या है? कहीं भी जाना और वहां पर बस जाना, निवास करना और बस जाने का अधिकार है। च वाला संपत्ति से संबंधित संपत्ति रखने का जो अधिकार था वो यहाँ से हटा दिया गया है। छ वाला जो बचा है लास्ट वाला, कोई भी उपजीविका, व्यापार, वृत्ति, कारोबार करने का अधिकार व्यक्ति को होगा। अब इनमें विभिन्न निर्बंधन लगाए गए हैं। तो इसी तरह ये जो आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1) के घ में आता है, इस पे लोकहित और जनजातियों का कल्याण अगर प्रभावित होता है इससे, तो इस पे रोक लगाई जा सकती है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्रतिबंध नहीं है, ये गलत है, प्रतिबंध है, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा है सभी नागरिकों को कोई भी पेशा करने या कोई व्यवसाय, वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे भी निर्बंधन है, लेकिन बात बिल्कुल सही है, ठीक, जो कि अनुच्छेद 19 के 1 के 6 वाले में खंड में कही गई है। तो इसका दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला गलत होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को देश के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के 2 आधार हैं, अर्थात आम जनता के हित और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा। आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों की रक्षा करने और उनके पारंपरिक व्यवसाय और संपत्तियों के अधिग्रहण से प्रतिबंधित करता है। सभी नागरिकों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार बहुत व्यापक हैं क्योंकि इसमें आजीविका के सभी साधन शामिल हैं, लेकिन वही बात है कि आजीविका तो कर सकेंगे, लेकिन लोकहित उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है, जनहित से संबंधित हो, जनता को नुकसान पहुंचाए ऐसी वृत्ति नहीं कर सकते। मतलब आप जहर नहीं बेच सकते हो खुलेआम, फिर नियंत्रित कर दिए जाएंगे। आप परमाणु बम नहीं बेच सकते बाजार में, AK-47 नहीं बेच सकते हैं बाजार में। तो वृत्ति पर भी नियंत्रण लागू हो जाएगा जब लोकहित उससे प्रभावित हो। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार बिल्कुल सही है। कानूनी व्यवसायी से, जो वकील हैं, उनसे परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार सही है। 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे नज़रबंदी को अधिकृत नहीं कर देता, ये तीनों ही सही है। अनुच्छेद 22 के खंड 1 में ये दोनों बातें मिलेंगी आपको, और अनुच्छेद 22 के खंड 2 में ये बात आपको मिलेगी। तो तीनों ही सही हैं, राइट आंसर डी होगा, 1, 2, 3, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रावधान संविधान में वर्णित है?
उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय संविधान में है, तो बिल्कुल है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा संविधान में है, तो बिल्कुल है, अनुसूची में नहीं है, संविधान के अंतर्गत है। कुछ आकस्मिकताओं में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन है, बिल्कुल है। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, राज्यों की परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में, अर्थात राज्यों की परिषद किसे कहेंगे, राज्यसभा को कहेंगे, तो उसका पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। तो चारों ही सही हैं, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, अर्थात जो वोट करते हैं, इनको जो चुनते हैं, उसमें क्या अंतर है, पूछ रहा है। पहला है वहाँ जहाँ संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल गलत है, सफ़ेद गलत है एकदम से। दूसरा है राज्य विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन और विधानसभा, विधान परिषद का इसमें कोई रोल नहीं, ध्यान रखिएगा। विधानसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, अर्थात जो मनोनीत हैं, वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अर्थात कौन राष्ट्रपति के चुनाव में रहता है, लोकसभा के और राज्यसभा के और विधानसभा के जो चयनित, जो चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, जो चुनाव से चुनकर आते हैं, वो मनोनीत वाले नहीं। और लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ दोनों सदनों के जो सभी सदस्य हैं, चाहे वो आपके मनोनीत हों चाहे जो हों, वो भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये अंतर रहता है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला। उसे एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से निम्न के 2 मामलों में अलग होता है। पहला, निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और नामित सदस्य, जबकि राष्ट्रपति के मामले में केवल चुने हुए सदस्य, जैसा कि मैंने बताया, शामिल होते हैं। दूसरा, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो 2 मामलों में अलग है। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति की निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति की निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दूसरा है, जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है। देखिए, इसी का जवाब यहाँ पर दे दिया है अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है, जब यहाँ व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग एक स्थान पर प्रयुक्त हो गया है। अर्थात संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो पहला जो है वो तो गलत है, दूसरा वाला सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। तो संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। हालांकि इसका यह अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। यदि कोई संसद सदस्य, अर्थात सांसद के बिना, अर्थात न तो लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, कल चर्चा किया था 50 क्वेश्चन जो है उसमें कुछ आया था ऐसा, के बिना प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसे क्या सही होगा इसमें से, प्रधानमंत्री बनने के 12 महीने की अवधि के भीतर सदन में से किसी एक सदन के लिए निर्वाचित होना होगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर राज्यसभा के लिए नामित किया जाना चाहिए। पद पर बने रहने के लिए सदन के अध्यक्ष से विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ये। इनमें से कौन सही होगा, तो इसमें से बी वाला राइट आंसर होगा। अर्थात 6 महीने के भीतर येन केन प्रकारेण चुनकर या राष्ट्रपति द्वारा नामित हो या फिर लोकसभा में चुनकर आए, लेकिन किसी न किसी सदन का उसे सदस्य होना ही होगा। यहाँ पर इनडायरेक्टली
अलग तरह से थोड़ा प्रश्न यहाँ पर बना दिया है, तो बनना ही बनना होगा। अगर हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर ये उठ सकता है कि इससे ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बना दिया जाए और 6 महीने बीतने वाला हो, फिर इस्तीफा दे दे और फिर मंत्री बन जाए, फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा उसका कार्यकाल। फिर इसी तरीके से 6 महीने वो बढ़ा सकता है, क्योंकि प्रावधान तो ये है कि भैया 6 महीने के बाद उसको, जब अगर मंत्री कोई बन जाता है तो 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। इस तरह से कोई अनवरत 5 वर्षों तक इस्तीफा दे देकर मंत्री बना या प्रधानमंत्री बना रह सकता है, तो इसका जवाब नहीं है। केवल एक बार कर सकता है, ठीक है, केवल एक बार ऐसा हो सकता है कि एक ही बार किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मंत्री बनने के योग्य नहीं होगा वो, ठीक है। तो उसको 6 माह के भीतर या 6 माह के बाद जब वो संसद सदस्य बनेगा तभी मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह कि किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। ऐसा अक्सर आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कार्य करेगा। तो ये सलाह जो होती है, क्या सलाह दी राष्ट्रपति ने, किस सलाह के बेस पे कोई वर्क या कोई निर्णय लिया है, इसकी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा है, एक मंत्री जो संसद के एक सदन का सदस्य है, मान लीजिए लोकसभा के सदस्य है, उसे बोलने, वोट देने और दूसरे सदन की कार्रवाई में भी भाग लेने का अधिकार है। देखिए, आप अक्सर देखते होंगे कि कोई मंत्री है, लोकसभा में भी भाषण दे रहा है, राज्यसभा में भाषण जवाब दे रहा है, तो ये इसका मतलब है कि उसको बोलने और दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वोट वो उसी सदन में दे सकता है जिसका वो सदस्य है। अर्थात लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में ही मत दे सकता है किसी मामले में, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में ही वो मत कर सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला वाला राइट आंसर है, ए वाला, दूसरा गलत है। किसी राज्य को निम्नलिखित किसके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के लिए नामित किया जा सकता है। ये कल ही परसों वाले वीडियो हमने डिस्कस किया था, जब संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ रहे थे उसका। तो अनुच्छेद 3 डिस्कस किया था आप लोगों से कि राज्य का या संघ राज्य क्षेत्र का किस तरह से निर्माण होता है। तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है संसद द्वारा नियमित कानून से, और ये साधारण बहुमत से कानून दोनों सदनों द्वारा पारित होता है, तब ये ऐसा हो सकता है। उसमें राज्य को कुछ समयावधि दी जाती है, राष्ट्रपति ये प्रस्ताव शुरू करता है। सारी चीज़ें कल भी डिस्कस किए थे, आज भी डिस्कस आप लोगों से थोड़ा सा कर दे रहे हैं। तो बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृह मंत्रालय कानून, वित्त और बजट और सेवाओं से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। कौन? गृह मंत्रालय। कानून, वित्त, बजट और सेवाओं से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, बिना विधायिका वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधायिका नहीं है, अर्थात जहां पर विधानसभा नहीं है। विधानसभा कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, इसके अलावा दिल्ली के अलावा पुदुचेरी में है, और अभी तीसरा जम्मू कश्मीर में होगा, अभी बना निर्माण नहीं हुआ है। तो 3 स्टेट हो जाएंगे विधानसभा वाले। तो बिना विधायिका वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों में गृह मंत्री की सलाहकार कमेटी, प्रशासक की सलाहकार कमेटी स्थापित है। बिल्कुल सही है। जहाँ पर विधायिका नहीं है वहाँ पर गृह मंत्री की सलाहकार समिति या प्रशासक की सलाहकार समिति स्थापित है। ये भी बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा आपको नियमावली देखनी पड़ेगी इसके लिए। ये संविधान में आपको या राज्य व्यवस्था की किताबों में कम चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन प्रश्न बहुत बढ़िया है, महत्वपूर्ण है, अक्सर चर्चा में रहता है, वर्तमान में ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है। 1 और 2 दोनों आंसर होगा। तो भारत सरकार नियम 1961 के तहत गृह मंत्रालय कानून, वित्त और बजट सेवाओं और उपराज्यपालों और प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। बिना विधायिका वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख में गृह मंत्री की सलाहकार समिति, प्रशासक की सलाहकार समिति, इन दोनों में से एक स्थापित है।
जहां HMAC की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, वहीं AAC की अध्यक्षता अर्थात प्रशासक की सलाहकार समिति की अध्यक्षता संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक करते हैं। समिति संघ शासित प्रदेशों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित सामान्य मुद्दों पर चर्चा करती है। इतना याद रखिएगा कि HMAC की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, AAC की अध्यक्षता संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं या जिनको राज्यपाल या जिनको उपराज्यपाल कहा जाता है कहीं कहीं, वो करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 जब आप पढ़ेंगे तो इस विषय में आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम पड़ेगा। पढ़ाएंगे अनुसूची विस्तार में आप लोगों को कभी। अभी क्लासेस चल रही हैं हमारी, संघ राज्य क्षेत्र हुआ है, अभी नागरिकता मूल अधिकार, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अभी ये टेस्ट आज समाप्त होगा तो आगे क्लासेस कंटिन्यू होंगी उसकी, लेकिन ये टेस्ट भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो ये फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है। ऑप्शन में जब राज्यपाल और राष्ट्रपति आता है तो कन्फ्यूजिया आ जाते हैं आप, कन्फ्यूजियाइएगा नहीं, न संसद न राज्यपाल, यहाँ राष्ट्रपति को अधिकार होता है। पहला ये सही है। किसी राज्य सरकार की कार्यपालिका या विधायी शक्ति उसमें अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं होती है, कह रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। राज्यों को अधिकार होता है, पर्याप्त अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर राज्यपालों को अतिरिक्त जिम्मेदारी, अतिरिक्त अधिकार कुछ दिए जाते हैं इन क्षेत्रों के जहाँ तक संबंध की बात है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है। तो संविधान राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है। वह क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकता है, उसकी सीमा रेखाओं में परिवर्तन कर सकता है, ऐसे पदनाम को रद्द कर सकता है या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी क्षेत्र पर इस तरह से पुनः पदनाम के लिए नए आदेश जारी कर सकता है। किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उसके अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत होती है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है। उसे ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता हो, राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। केंद्र की कार्यकारी शक्ति ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यों को निर्देश देने तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अधिकृत है, निर्देश दे सकता है कौन? राज्यपाल कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा। अभी हम जो आपको कह रहे थे इन क्षेत्रों पर राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दी गई है, तो जिम्मेदारी यही है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या निषिद्ध करने के लिए नियम बना सकता है। जी हाँ, बना सकता है। ये दो महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं राज्यपाल के अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा इसको जिम्मेदारी ये सौंपी जाती, विशेष जिम्मेदारी, राज्यपाल जिसको अधिकार प्राप्त होता है ये करने का, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। सी वाला राइट आंसर होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। तो राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य का विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र या राज्य के किसी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। स्टेटमेंट में कभी कभी राज्यपाल के स्थान पर राष्ट्रपति आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एकदम ऐसे ऐसे पॉइंट पकड़िएगा जहाँ पर रूपरेखा चेंज हुई नहीं कि आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और वहीं पर क्वेश्चन गलत हो गया। राज्यपाल राज्य के किसी भी क्षेत्र की शांति और बेहतर सरकार के लिए नियम बना सकता है जो कि उस समय अनुसूचित क्षेत्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन केवल अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों में किया गया है। तो ये गलत है कथन, क्योंकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यहाँ पे नहीं है, बिना अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों वाले राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर जनजाति सलाहकार परिषद का गठन है। अर्थात ये अधिकार है राष्ट्रपति को कि जहाँ पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र नहीं है ऐसे राज्यों में भी जनजाति सलाहकार परिषद का गठन जनजातियों के कल्याण के लिए कर सकता है, इसके लिए प्रावधान है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या है? यह जनजाति सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा कि वह राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह दें जो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें संदर्भित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नहीं होगा, यहाँ राज्यपाल होगा। तो यहाँ क्या होगा? राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है इस संदर्भ में, तो राज्यपाल होगा। तो मुख्यमंत्री
गलत। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत, तो पहला दूसरा दोनों गलत है। प्रश्न पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं, तो दोनों सही नहीं है, तो न तो एक न तो दो, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। तो यहाँ तो हैं ही, लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र राज्य जो हैं उनमें भी किया गया है, इसलिए पहला कथन गलत है। जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 4(1) के अनुसार ऐसे प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जो 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। 5वीं अनुसूची के पैरा 4 के खंड 2 के अनुसार जनजाति सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। ठीक है, ये थे पॉलिटी के आपके प्रश्न समाप्त हुए। करंट अफेयर्स के तेजी से चलिए 5 मिनट में देख लेते हैं। सिर्फ आंसर पढ़ेंगे, बाकी आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। डॉक प्राइम टेक ने किस मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला ABDM इंटीग्रेटेड हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ। परीक्षा खबरी में 2 बार मैंने आपको बताया है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो डॉक प्राइम टेक ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला ABDM इंटीग्रेटेड हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजू, देखिए संजू पांडा, संजू राय, संजू वर्मा, संजू शर्मा। कंफ्यूज आ गए ना, तो इसका राइट आंसर होगा संजू वर्मा। ठीक है, तो पुस्तक के लेखक संजू वर्मा है जो एक अर्थशास्त्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? अच्छा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश ने जीता। तो तमिलनाडु को इसने हराया था फाइनल में। ठीक, प्रतिष्ठित CII डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 या CII DX अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के तहत किस बैंक का चयन किया गया है? पिछले महीने की परीक्षा खबरी आप लोगों ने देखी होगी, तो HDFC बैंक बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, नीति आयोग ने अपने स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण हाल ही में जारी किया? तो ये संस्करण है 4था संस्करण। तो नीति आयोग 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया है जो स्वास्थ्य और परिणामों और स्थिति में वृद्धिशील प्रदर्शन प्रदान करता है। PM मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने की? 111 मेगावाट की है ये परियोजना। रेडिक अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021 में किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो दानिश सिद्दीकी हैं इसका राइट आंसर। दानिश सिद्दीकी को नामित किया गया, बाद में पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी की मंजूरी दी है? तो किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की? तो IIT कानपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी में भी स्थित है ये। ठीक है, किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है? तो डुअल मोड वाहन किस देश ने पेश किया है जो उसके महानगरों में चलेगा? काफ़ी फेमस, काफ़ी चर्चा में रहा। GTB ने एक लंबा कार्यक्रम उसमें चलाया था, तो है जापान। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, किस देश ने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? तो आइस ब्रेकर याद रखिएगा, रूस ने। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मूर्ति पर विवाद किस स्थान पर है? तो गोवा में है। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक नई प्रतिमा ने गोवा में विवाद खड़ा कर दिया है जिसमें निवासियों ने भारत के एक खिलाड़ी के बजाय एक पुर्तगाली फुटबॉलर को सम्मानित किए जाने पर आपत्ति जताई है। बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग प्रायोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान। तो जम्मू कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान अगले 4 फरवरी से बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। अंडर 19 एशिया कप 2021 किस देश ने जीता?
तो इंडिया ने जीता अंडर 19 एशिया कप। तो भारत ने डकवर्थ लुइस स्टर्न पद्धति के माध्यम से दुबई में बारिश से बाधित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप पर कब्जा कर लिया है। कल विश्व कप भी जीत लिया अंडर 19 वाला। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक मंच पर छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की। एडटेक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है नीट 3.0। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन और AICTE द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषा की पाठ्य पुस्तकों का शुभारंभ किया। बैंकों को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए RBI द्वारा कितने वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है? तो कुल 5 वर्गीकरण का वर्गीकृत किया गया है 5 बकेट में। बकेट 1, 2, 3, 4 और 5। बकेट 5 सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद घटते क्रम में मतलब कि घटते क्रम में सारे जो हैं उसी तरीके से महत्व घटता जा रहा है सबका, है ना। सबसे महत्वपूर्ण 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस भुगतान बैंक को मंजूरी दी है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक को। ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि को लेकर किस देश में हिंसक झड़पें हुई? तो कजाकिस्तान में। रूस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायव के अनुरोध के बाद देश में चल रही अशांति का प्रबंधन करने और देश में व्यवस्था बहाल करने के लिए शांति सैनिकों को भेजा है। केंद्रीय आयुष मंत्री ने किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी है? हैदराबाद में। बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के मामले में चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए परिभाषित नई व्यय सीमा क्या है? तो 40 लाख रुपए है। ठीक है, 28 लाख से 40 लाख बढ़ाकर कर दी है। रेल मंत्री ने नई लॉन्च की गई अगरतला जीरीबाम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह किस राज्य के बीच पहला रेल लाइन कनेक्शन है? किन राज्यों के बीच? तो त्रिपुरा और मणिपुर के बीच। हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कोविड-19 प्रबंधन और पंचायत विकास सूचकांक के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला? जम्मू कश्मीर को मिला। और ये 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस पर कहाँ आयोजित हुआ था? ये भी फैक्ट है, हैदराबाद में। ठीक है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक अभी हाल ही में चर्चा में रही। किसने लिखी? तो धीरेन्द्र झा ने लिखी है पुस्तक ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष से बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 26 दिसंबर 2022। ठीक है, 26 दिसंबर 2022 से ये दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में समाचारों में चर्चित उमलिंगला दर्रा स्थित है। तो उमलिंगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जो ऊंचाई वाले सड़क निर्माण में एक रिकॉर्ड है। इसने उमलिंगला दर्रे के माध्यम से एक 52 किलोमीटर लंबी टर्मैक सड़क का निर्माण किया है, जो बोलीविया में एक सड़क के पिछले रिकॉर्ड से बेहतर है। सड़क वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट है और सैनिकों और उपकरणों की त्वरित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओस्लो समझौता अफगानिस्तान में मानवाधिकार के मुद्दे से संबंधित है। ओस्लो समझौता अफगानिस्तान में मानवाधिकार के मुद्दे से संबंधित है। ये गलत है। ये इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद था उससे संबंधित है। अगस्त 2021 में सत्ता संभालने के बाद से चीन तालिबान को अफगानिस्तान की नई सरकार के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। नहीं, गलत है। अभी तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। तो दोनों ही गलत हैं, न तो एक न तो दो। तो ओस्लो समझौते इजराइल सरकार और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के या आर्मी के बीच समझौतों का एक युग्म है। ओस्लो समझौते ने ओस्लो प्रक्रिया की शुरुआत को चिन्हित किया, जो एक शांति प्रक्रिया जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों 242 और 338 के आधार पर एक शांति संधि स्थापित करना है और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को पूरा करना है। अगस्त 2021 में सत्ता संभालने के बाद से किसी भी देश ने तालिबान को अफगानिस्तान की नई सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है। निम्नलिखित में से कौन
$3 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई है। चर्चा में रही एप्पल इंक, ध्यान रखिएगा एप्पल इंक, बी वाला राइट आंसर है, पहली कंपनी बन गई दुनिया की। तो एप्पल इंक $3 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई जिसने निवेशकों के विश्वास में वृद्धि की है। आईफोन निर्माता सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों को लॉन्च करता रहेगा क्योंकि यह स्वचालित कारों और आभासी वास्तविकता जैसे नए बाजारों की खोज कर रहा है। कभी कभी समाचारों में चर्चित इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक उपकरणों, वाहनों, इमारतों की एक इंटर नेटवर्किंग है। बिल्कुल सही है। इसमें मानव से मानव तथा मानव से कंप्यूटर संपर्क की आवश्यकता के बिना अर्थात बिना संपर्क के नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता है। बिल्कुल सही है। यह केवल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर काम करता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी भी नेटवर्क पर काम कर सकता है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से किन स्रोतों से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्वालामुखी, स्मेल्टर ओवन, कोयला तेल का जलना, फाइटोप्लैंक्टन सभी से होता है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, में भी पूछ लिया जाए फिर से। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन प्राकृतिक स्रोतों से भी होता है, लेकिन सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कोयला, तेल और पेट्रोलियम का दहन इसके मुख्य स्रोत हैं। स्मेल्टर ओवन अयस्क में पाए जाने वाले धातुओं को एकत्रित करने के लिए जो उपयोग आते हैं, इससे भी इनका उत्सर्जन होता है। कभी कभी समाचारों में चर्चित रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस संबंधित है। RHP जिसको कहते हैं, प्रचलित नाम है। तो ये क्या है? एक कंपनी द्वारा IPO दाखिल करके धन जुटाने को क्या कहते हैं? रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक ऐसा लेन देन है जिसमें दो पक्ष विभिन्न मुद्राओं में एक दूसरे के साथ समान राशि का आदान प्रदान करते हैं। बिल्कुल यही अर्थ ही होता है, अवधारणा ही इसी पर आधारित है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किसी देश को उसके विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। देशों के बीच करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर इसकी निर्भरता को कम करने में मदद करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही राइट आंसर हैं, नो डाउट डी वाला राइट आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2019 ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को निम्नलिखित में से किस मामले में जांच का अधिकार दिया है? तो इसमें संशोधन किया गया राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम में जो है विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों से जुड़े आतंकवादी मामले सही है। साइबर अपराध के मामले और मानव तस्करी के मामले तीनों इससे संबंधित हैं, तो राइट आंसर डी होगा। तो 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एजेंसी को साइबर अपराध, मानव तस्करी मामलों अथवा विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों से जुड़े आतंकी मामलों की जांच करने का अधिकार दे दिया गया है। जनसांख्यिकी ट्रैप, डेमोग्राफिक ट्रैप शब्द का उपयोग जनसांख्यिकी विशेषज्ञों द्वारा किसके संयोजन के वर्णन के लिए किया जाता है? तो जनसांख्यिकी ट्रैप ये मृत्यु दर में कमी या उच्च प्रजनन दर, इन दोनों के लिए किया जाता है। मृत्यु दर में कमी आए, उच्च प्रजनन दर हो तो इसको डेमोग्राफिक ट्रैप इस संयोजन के वर्णन के लिए कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? मृत्यु दर में कमी आती है, जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ती है, तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इससे उत्पन्न हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3। तो जनसांख्यिकी ट्रैप शब्द का उपयोग जनसांख्यिकी द्वारा विकासशील देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर की अवधि के परिणाम स्वरूप होने वाली उच्च प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर में के संयोजन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जनसांख्यिकी में उप प्रतिस्थापन प्रजनन प्रतिस्थापन दर के नीचे किसी भी प्रजनन दर को संदर्भित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के एक निश्चित समूह की आबादी समय के साथ कम हो जाएगी। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन हॉर्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है, इसमें से कौन सा? तो बी वाला राइट आंसर है। यह एक मालवेयर है ट्रोजन हॉर्स, जो सूचनाओं की चोरी करके और नेटिव प्रोग्राम के व्यवहार को बदलकर कंप्यूटर को प्रभावित करता है। ट्रोजन एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड या सॉफ्टवेयर है जो देखने में तो वैध लगता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकता है। एक ट्रोजन को आपके डेटा या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, बाधित करने, चोरी करने या सामान्य रूप से कुछ अन्य हानिकारक कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 100 प्रश्न थे और आपके काफ़ी काम आएंगे जो भी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं, विशेषकर जो पॉलिटी का सेक्शन था। ठीक है, आगे फिर इसी तरह से डिस्कशंस होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।